फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए, आपका वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से अपने नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ते आया हूं, और आज मैंने आपको पिछले वाले क्लास में पूरी तरह से समानांतर श्रेणी एफपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताया था, और उससे रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन थी, जितना भी बेस था, मैंने पूरा एफपी का बेस आपको एक अच्छा कंटेंट तैयार करके मैंने दिया था। और कल हम लोगों ने पढ़ा था एनवा पद से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को बनाया था। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कल, टीएन के लिए फॉर्मूला जाना था कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बारे में जाना था। यह सूत्र हम लोगों ने प्राप्त किया था, और साथ ही साथ इस सूत्र की सहायता से हम लोगों ने ये भी जानकारी प्राप्त की थी कि एन से रिलेटेड जितनी भी बात है, एनवा पद से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन को हमने हल कराया था। उसी पर आज कुछ चर्चा करेंगे। आज उसी पर जो है कुछ एक अलग टाइप पढ़ेंगे। बात एनवा पद से रिलेटेड भी रहेगा, कुछ टाइप आपके सामने कुछ अलग भी मैं लाऊंगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि टीएन के लिए फॉर्मूला जाना था कि टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हम लोग इस तरह से सॉल्व किया था कि जब बॉक्स वाला एफपी का अगर क्वेश्चन रहा तो उसमें जैसे पहला पद दिया हुआ रहे, दूसरा पद दिया हुआ रहे, उसके बाद तीसरा पद में एक बॉक्स रहे, चौथा पद आपका दे रखा रहे, तो उस बीच से भी हम लोग ऐसे प्रॉब्लम को भी आसानी ढंग से बना दिया था, और आपको भी मैंने अच्छे ढंग से बेसिक दिया था। उसी बेसिक पैटर्न पर ही मैंने पूरी तरह से आज एफपी का समझिए तो 50% प्लस क्वेश्चन को हमने कवर करा दिया है। कुछ क्वेश्चन बचा है जो आज हम लोग पूरी तरह से उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। तो आइए अपने क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। आप ध्यान दें मेरे क्लास में। तो आज हम लोग अपने क्लास की ओर बात करते हैं। ये है कि आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम ऐसा पढ़ेंगे जो हमारे और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा एफपी से रिलेटेड कि यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या एफपी 11 8 5 2 डॉट डॉट का एक पद माइनस 150 है, माइनस 150 है, तो ये क्यों है। ठीक है, ये बात की आज हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सा बारीकी से हम लोग ध्यान देंगे। आपके बोर्ड के ऊपर ये क्वेश्चन रहा कि क्या एफपी 11 8 5 2 का एक पद माइनस 150 है, यदि है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों है। इस बात की मुझे आंसर देना है, इस बात का जानकारी प्राप्त करना है। ठीक है, तो आप घबराए नहीं। आप जो है आपका जो अभी तक मैंने बेस दिया था एफपी से रिलेटेड, इस समानांतर श्रेणी से रिलेटेड जितनी भी बेस मैंने दी थी, उसी बेस के अंदर में ही ये क्वेश्चन सीमित है, उससे कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, तो हम ध्यान देंगे। फिर से मैं एक बार आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं कि अभी भी अपने माइंड पर अगर आपको किसी तरह का टेंशन है, आपके एग्जाम के लिए अगर कोई बोझ है, तो वो सारी टेंशन को, बोझ को कुछ पल के लिए हटा दें, साइड में रख दें, और बिल्कुल एक फ्री माइंड होकर इंजॉय मूड में आनंद तरीके से हम लोग मैथ का जो है मजा लेते हैं, और देखते हैं कि मैथ का जब क्वेश्चन दिया रहे, सवाल दिया रहे, तो उस सवाल से हम लोग आंसर के तह तक कैसे पहुंचते हैं, कहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, कौन सा पॉइंट को हम बाहर निकालते हैं और उस पॉइंट के जरिए हम आंसर तक पहुंचते हैं, मैथ को समझने का तरीका क्या होता है, यही सब क्वेश्चन बनाते समय हम अपने माइंड में रखें, अपने पूरी तरह से माइंड को सेटअप कर लें, और उस अंदाज से हम कलम कॉपी उठा के बनाना अगर शुरू करेंगे तो हमें कोई भी मैथ जो है आपको भारी नहीं लगेगा। काफी अच्छे ढंग से, एक बिल्कुल आनंद तरीके से, बिल्कुल मजेदार तरीके से आप मैथ के साथ खेल सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। आपके बोर्ड के ऊपर ये क्वेश्चन रहा है, पहला क्वेश्चन है कि क्या एफपी 11 8 5 2 का एक पद माइनस 150 है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है क्यों है। ठीक है, यहाँ पर दो क्वेश्चन मिला, तो आपको यहाँ पर थोड़ा एनालिसिस मैं कर दूं क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर ये कह रहा है कि जिस तरह से पहला पद 11 है, दूसरा पद 8 है, तीसरा पद 5 है,
तो उसी तरह से एक बताना है कि यह जो सीरीज है ये सीरीज का -150 पद है या नहीं है, ये पॉइंट मेन बताना है, इसी पॉइंट को मैं समझाना है। ठीक है कि जब -150 है तो इसका इस सीरीज का पॉइंट इस सीरीज का पद है या नहीं है, यदि है तो क्यों है या नहीं है तो क्यों, यही मुझे आंसर चाहिए। तो हम लोग बिल्कुल आसानी तरीके से अब बनाएंगे। सबसे पहला मैथ का जो रूल बनाने का प्रोसेस है उसमें हम लोग लिख देंगे। सबसे पहला अगर हमने मैथ हिंदी में बना रहे हैं, बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर हल लिखें, अगर सीबीएसई वाले स्टूडेंट हैं तो वहां पर हम लोग सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हल लिखा, अब बात कौन से चैप्टर की हो रही है, कौन से लेसन की हो रही है, तो बात यहाँ पर हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कि ये बात एपी की है, तो हम लोग क्या लिखा, एपी में, क्या लिख दिया, एपी में लिख दिया। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, इतना में कहीं तक कोई प्रॉब्लम ना हुआ। अब कुछ बात को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन की ओर निगाह डालते हैं तो देखते हैं क्या यह एक सीरीज दिया हुआ है। तो सीरीज जब दिया हुआ है तो इसमें क्या है कि हम कहते हैं कि कोई भी सीरीज का फर्स्ट जो डिजिट होता है, फर्स्ट जो नंबर होता है वह नंबर उसका प्रथम पद कहलाता है। तो यहाँ पर 11 जो है यानी 11 जो है इसका क्या हो गया, प्रथम पद हो गया। अब यहाँ पर हम लोग जब कोई भी एपी से रिलेटेड क्वेश्चन बना रहे हैं तो दो बात ध्यान रखें, एक प्रथम पद, एक सारवंतर जिसे स्मॉल डी कहते हैं, स्मॉल ए कहते हैं, तो इसे हम लोग को बाहर निकालना है अगर दिया रखे तब। तो यहाँ पर डी तो मालूम ना है, तो डी का रूल हम लोग जानते हैं कि हर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को जब घटाते हैं तो हमें डी की प्राप्ति होती है, यानी कॉमन डिफरेंट यानी सारवंतर की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड टर्म क्या है, 8 है और फर्स्ट टर्म क्या है, 11 है। तो 8 में से 11 को जब घटा देंगे तो यहाँ पर -3 बचेगा। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गया। अब प्रोसेस को हम कुछ आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी तक किसी तरह का कोई डॉट नहीं रहा होगा, किसी तरह का माइंड में कोई टेंशन नहीं रहा होगा मेरे उम्मीद से, इतना तक हमने बना दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस बात पर ध्यान देंगे। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि जब हम यहाँ तक ले आते हैं, मैथ का प्रोसेस कर देते हैं, तो उसके बाद माइंड काम नहीं करता है कि अब कैसे प्रोसेस करें आगे की ओर। ठीक है, अब वही बात को मैं बताने जा रहा हूं। अब ध्यान दें, क्या ध्यान देना है कि अब मेरे पास इतना तक मैंने वैल्यू निकाल लिया, जो प्रोसेस कहता है उस प्रोसेस के हिसाब से, जो बेस कहता है वो बेस के हिसाब से। अब यहाँ पर पॉइंट है कि -150 है या नहीं, तो कुछ पल के लिए हम लेट कर लेते हैं, यानी मान लेते हैं, माना कि इस एपी का एनवा पद क्या होगा, -150, क्योंकि इस सीरीज में -150 मुझे दिख नहीं रहा कि कहां पर है, तो यह दिख ना रहा तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्या करते हैं, मान लेते हैं। मानने से हमारा क्वेश्चन का पैटर्न का कुछ लेवल आसान होता है और आसानी से हम आंसर तक पहुंच लेते हैं। इसी चलते हम मैथ में ज्यादातर जो है, जब प्रोसेस में काफी कठिनाई होती है तो वहां पर हम लोग मानना आसान होता है, इसीलिए मानते हैं। तो यहाँ पर माना कि हम लोग क्या कर दिया, माना कि एनवा पद, क्या लिख रहे हैं, माना कि एनवा पद -150 है, -150 है, तो हम लिख सकते हैं कि एनवा पद का बात बोल रहा है तो टीएन बोल रहा है, तो टीएन बराबर -150 हो गया। इतना तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, प्रश्न से ये बात को हम लोग जानकारी दे दिया। टीएन के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, जो सूत्र होता है तो a + n-1 × d होता है। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम ना हुआ होगा मेरी उम्मीद से, इस तरह से हम बैठा दिया। अब यहां पर देखा क्या कि जो सीरीज दिए रखा था एपी का, उस सीरीज में हमें प्राप्ति क्या हुआ, वो यहाँ पर टीएन का जब फॉर्मूला मैंने पुट कर दिया तो a + n-1 × d हो गया। अब a का वैल्यू हम इस सीरीज के सहायता से अभी दिखाया कि 11 आया, d का वैल्यू क्या आया, -3 आया, तो यहाँ पर जिसका वैल्यू निकाल रखे हैं उसको हम पुट कर देंगे, और जो नहीं निकाला है वो ऑलरेडी जो है आ जाएगा। ठीक है, फिर जब कैलकुलेशन करेंगे तो a का वैल्यू कितना हो गया, 11 हो गया, और n नहीं मालूम है -1, d का वैल्यू कितना आया, -3, इस तरह से कर देंगे, -150 आ गया। इतनी बात तो समझ में आ गया। क्वेश्चन बहुत मजेदार है, ये एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, इसलिए आप काफी अच्छे ढंग से समझें इस बात को। मैं बार बार इस क्वेश्चन में कुछ समय इसीलिए ले रहा हूं कि आप अच्छे ढंग से समझ लाएं, ऐसा समझ जाएं कि फिर आपको कहीं से और पढ़ने की जरूरत ना पड़े, पूरी ढंग से आप अच्छे से किसी बच्चे को या अपने भाई बहन में घर में अच्छे से इसे पढ़ा दें, इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन ज्यादा अच्छे ढंग से कर रहा हूं। अब ये क्या हुआ कि 11 ये आ गया, अब यहाँ पर क्या हुआ, साइन में इससे गुना हो जाएगा। ठीक है, -3 प्लस गुने माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और 3 में n से गुना हो गया तो क्या हो गया, 3n हो गया। अब यहाँ पर इसके साइन में गुना होगा, माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस होता, हम लोग ये सब से गुजर चुके हैं। अब प्लस हो गया, 3 में 1 से गुना हुआ तो क्या हो गया, 3 हो गया, यहाँ पर क्या लिख देंगे, -150। इतनी बात तो समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 11 3 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा,
तो यहाँ पर लिख देंगे 14 माइनस 3n लिख देंगे, इस तरह से लिख देंगे, माइनस 150 हो गया। अब क्या करेंगे कि n वाले वैल्यू को एक तरफ रखेंगे, विदाउट n वाले वैल्यू को बराबर के उस साइड में लेकर चले जाएंगे, ठीक है। अब माइनस 3n हो गया, ये माइनस 150 हो गया, ये प्लस में है 14, तो यहाँ पर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ये हो गया। अब ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 हो गया, 5 1 6 हो गया, ये हो गया, माइनस का ये साइन हो जाएगा, तो माइनस कितना हो गया, 3n हो गया, माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। अब n बराबर जो हो गया 164 बटा क्या आ गया, 3 आ गया। इसे क्या करें, इसे फ्रैक्शन में आ गया, अगर कट रहा तो काट दें, ना कटे तो छोड़ दें। तो हम यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म में कैलकुलेशन का जब यूज करते हैं तो 3 5 15, यहाँ पर 15, यहाँ पर 16, एक बचा 14 हो गया, 3 चौके 12, यानी 2 शेष बच रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 से ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। जब डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमें अभी तक क्या पढ़ा कि जो भी n का वैल्यू आता था, हमने अभी जो इससे पहले वाले क्लास में बताया कि n का वैल्यू जो आता था, जो वह एक पूर्ण संख्या में आता था, ठीक है, वह एक पॉजिटिव आता था, इस तरह का आता था, ना कि फ्रैक्शन आता था और ना ही जो है ऋणात्मक आता था। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, यहाँ तक लाने के बाद हमारा माइंड कुछ पल के लिए साइलेंट हो जाता। अब हम करें क्या, ठीक है, अब प्रोसेस कहाँ ले जाएं, अब क्या यही आंसर होगा या इसके आगे भी कोई और बात है? तो आइए इसकी जानकारी लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर जब मैंने बनाकर लाया कि n का वैल्यू जो आया 164 बटा 3 आया ना, तो यहाँ पूरी तरह से ये भाज्य नहीं है, पूरी तरह से ये जो है फ्रैक्शन इसका कट नहीं रहा है। जब ना कटे तो हम कह सकते हैं ये बात कि n का वैल्यू जो है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात पर ध्यान दे, n का वैल्यू जो है ना तो कभी भिन्नात्मक हो सकता है और ना ही कभी ऋणात्मक हो सकता है। इतनी बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये क्यों का मतलब यही हुआ कि यही आंसर इसका आया कि n का जो हमने काट छाट के किया तो कोई मतलब काट छाट ही ना पा रहे हैं, ठीक है, किसी तरह से ये कटने वाला बात नहीं है। जब नहीं कटे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि n का मान जो है ना तो भिन्नात्मक होगा और ना ही ऋणात्मक होगा, ठीक है, क्योंकि जब भिन्नात्मक ऋणात्मक जब होगा ही नहीं तो हम कह सकते हैं कि माइनस 150 जो है इस एफपी के सीरीज में नहीं है। यानी ये सीरीज में आगे चल के जो सीरीज का क्रम आगा उस क्रम में माइनस 150 इस सीरीज में शामिल नहीं है। यही बात को मुझे समझाना था, जो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर नोट में राइट डाउन करा दें, एक बड़े नोट में लिख दें हम ये बात को कि n का मान यानी जो नंबर ऑफ टर्म जो है n का मान ना भिन्नात्मक होगा और ना ही ऋणात्मक होगा, ठीक है। दो बात को ध्यान में आप रखें, n का वैल्यू ना तो फ्रैक्शन में होगा और ना तो निगेटिव होगा। तो हम कह सकते हैं अतः क्या कह सकते हैं, माइनस 150 जो है इस एफपी का पद नहीं है, यानी इस एफपी का पद आगे चल के नहीं है। बात समझ में आ गया। ये बात को मैंने पूरे अच्छे ढंग, चाहता तो मैं 2 मिनट में इसे चुटकियों में बना देता, लेकिन उसका कारण नहीं बनाने का कारण यह था कि हम आपके माइंड के पूरी तरह से बॉडी के एक एक पॉइंट पर मैं पहुंच जाऊं और पूरे माइंड को मैं आपकी ये बात को सेटअप कर दूं कि क्यों नहीं है, कैसे प्रोसेस होता है, कैसे हम बाहर निकालते हैं मैथ में, कहां पॉइंट को हम चुनते हैं और उस पॉइंट के जरिए में आंसर तक कैसे पहुंचते हैं। यही मैथ में सबसे बड़ी कलाकारी होती है। जब ये कला आपके अंदर आ जाएगा तो फिर कोई भी मैथ आपके लिए हार्ड नहीं या बोझ नहीं होगा। आप आसानी ढंग से, बिल्कुल जैसा मैं बता दूं कि जो सिलेबस होता है उन सिलेबस में सारे बच्चे को जो है मैथ से बहुत डर लगता है, बहुत बच्चे को डर लगता है। करीबन अगर बात किया जाए कि 100% में बच्चा जो होता है 20% ऐसे होते हैं जो मैथ लेने से, मैथ पढ़ने से बहुत दूर भागते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैथ एक ऐसा चीज है, जब उसे आप इंजॉय से बिल्कुल फ्री माइंड होकर पढ़िएगा तो उसे पढ़ने में, उसे प्रैक्टिस करने में आपको बड़ा इंटरेस्ट जागेगा। और जब मैथ में आपका इंटरेस्ट जागेगा तो ये ऐसा सिलेबस है, ऐसा पार्ट है कि इसके एनर्जी से आप पूरे सिलेबस को आसानी से कवर कर दोगे। ये भी मैं बात बोल रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने जैसा अभी जो पॉइंट निकाला और उस पॉइंट के जरिए कैसे आंसर तक पहुंचे, क्यों नहीं उसका जवाब कैसे दिया और रहता तो कैसे देते, ये सारी बात को आप, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, यही एफपी से रिलेटेड, ठीक है। तो मैं आगे की ओर आ रहा हूं आपको एक नए क्वेश्चन की ओर लेकर। इतनी बात तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा।
अब आइए मैं आगे की ओर बताने वाला हूँ। आप अपने माइंड को बिल्कुल क्लीन करके बैठें, अपने माइंड को ज़्यादा टेंशन में ना डालें, बिल्कुल हंसते खेलते हम लोग मैथ से आसानी वे में गुजर जाएं, किसी तरह का कोई बोझ ना हो हमारे ऊपर। आइए तो आपके सामने एक नया क्वेश्चन जो आ रहा है वो ये कहता है, वो कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 है। क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, 16वां पद 73 है। यहाँ पर क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ता हुआ देखिए आप कि ये क्वेश्चन, अभी तक जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाया वो क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया। अब दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ऊपर आ गया, वहां पर ये कहता है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें। यहाँ पर पॉइंट को थोड़ा सा हम लोग सोचेंगे। ठीक है, मैंने बार बार ये बात को बता रहा हूँ कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ें तो पूरे अच्छे ढंग से पढ़ें, ना कि हल्के में पढ़ें, उसके अंदर गहराइयों तक जाएं, उससे क्या कहना चाह रहा है, कैसे हम उसे बाहर निकालेंगे। बार बार मैं इस बात को आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि आपका ऐसे मैटर पर आदत लग जाए, फिर आप क्वेश्चन बनाओ तो ये माइंड में आ जाए कि मैंने जो पढ़ाया था कि क्वेश्चन को 1 ना 4 बार 5 बार पढ़ो जब तक उसके आंसर तक पहुंच ना जाओ। माइंड से कैलकुलेशन अलग चीज है, ये अलग स्टेप है, लेकिन उसको माइंड में बना देना ये अलग बात है। तो इसी तरह से पहले इसको क्या कहना चाहता है मुझसे ये हम समझें। कह रहा है ये कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन तो आपके सामने ये रहा कि मुझे ज्ञात करना हर हाल में 31वां पद। ठीक है, पहला स्टेप इसका पकड़ा गया, इसमें क्या कमी बोल रहा है। जिसका 11वां पद 38 है, इसका मतलब 11वां पद 38 है। पद का मतलब समझिए टर्म, यानी T11 बराबर क्या हो गया 38। उसके बाद 16वां पद, ये भी टर्म, T16 बराबर हो गया 73। अब उसके सहायता से जब 31वां पद, इससे पहले वाले क्लास में हम बताए थे कि किसी एपी का कितना भी पद ज्ञात करना हो तो वहां पर हमें हर हाल में ए और डी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो जब इसका इतना बराबर 38 दिया हुआ है, इसके पद बराबर 73 दिया हुआ है, तो इसके सहायता से हम ए और डी का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। जब ए और डी का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो यहाँ पर T31 में इसका वैल्यू पुट कर देंगे। T31 के लिए फॉर्मूला जानते हैं, A+30D, ए का वैल्यू पुट कर दिया, डी का वैल्यू पुट कर दिया, दोनों में आपस में कैलकुलेशन करके उसका आंसर आ गया, बन गया माइंड में। अब क्या होता है, अब देखिए अब कैसे बनता है ये आप देखो। अभी मैंने ऊपर बना दिया, अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है। हल लिख दिया, बात किसका हो रहा है, एपी का हो रहा है, तो हमने क्या लिख दिया, एपी में लिख दिया, इतनी बात तक दिक्कत ना होगा। अब ये कह रहा है जिसका एक प्रश्न से कह रहा, प्रश्न से कह रहा है स्थिति फर्स्ट यानी केस फर्स्ट कह रहा कि जिसका 11वां पद 38 है, तो हम लिख सकते हैं बाबू मेरे कि 11वां पद T11 होता है, तो T11 बराबर क्या लिख दिया 38 लिख दिया। तो हमने बताया कि इसका सिंपल फॉर्म जो होता है A+10D होता है। क्या होता है, A+10D, इतना बराबर क्या हो गया 38 हो गया। इतनी बात तो समझ में आ गया। कुछ पल के लिए हमें इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लें। अब आप बोले कि इसे फर्स्ट क्यों मान रहे हैं, तो आगे चल के आपको पता भी चल जाएगा कि क्यों माना जाता है और क्यों नहीं माना जाता। ठीक है, मानने से हमें पहले भी बताया था कि थोड़ा क्वेश्चन का लेवल आसान होता है, आंसर तक हम आसानी से पहुंच जाते हैं, इसीलिए हम लोग कुछ पल के लिए मान लेते हैं। ठीक है, तो A+10D बराबर T11 का साधारण सूत्र के सहायता से A+10D बराबर क्या हो गया 38 हो गया। अब यहाँ पर इक्वेशन हमने क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया। केस दूसरा में क्या देख रहे हैं, वही प्रश्न से देख रहे हैं कि केस सेकंड में 16वां पद यानी T16 बराबर क्या देखा कि 73 देखा। इतना बड़ा क्या है 73, इतनी बात भी समझ में। तो इसका साधारण फॉर्म कहता है कि A+15D इतना बराबर क्या हो गया 73 हो गया। इसको हम कुछ पल के लिए क्या मान रहे हैं, इक्वेशन सेकंड मान रहे हैं। ठीक है, घबराइएगा मत, मैं बिल्कुल आराम से आप ही के लिए मैं जिंदा हूं और आप ही को पढ़ाने के लिए मैं यहाँ आया हूं। ठीक है, तो A+10D बराबर को इक्वेशन को 38 बराबर इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, A+15D बराबर क्या मान लिया 73 मान लिया। इसको मैंने इक्वेशन क्या माना, सेकंड माना। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर समझने वाली बात है कि आप देख रहे हो कि D में मल्टीप्लाई 10 से, और यहाँ D में इक्वेशन फर्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ।
और इक्वेशन सेकंड में देख रहे हैं कि डी में मल्टीप्लाई कितना 15 यानी 15 से है। और यहाँ पर देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट का ए में 1 से मल्टीपल है, कुछ भी ना रहता तो 1 रहता है, ठीक है, 1 दिखता नहीं है, उसे लिखा भी ना जाता, ठीक है, माना जाता है। तो ए बराबर क्या आ गया 1 आ गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि ए में कुछ भी मल्टीप्लाई ना है, 1 से समझ रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो दो का इक्वेशन फर्स्ट का, यहाँ ध्यान दें कि इक्वेशन फर्स्ट का ये है, इक्वेशन सेकंड का, ये दोनों इक्वल है, यानी ये भी ये ए है और ए भी क्या, ये भी क्या है, ए है। तो ऐसा अगर स्थिति रहे मेरे भाई, तो वहां पर क्या कहना, वहां पर क्या करना है आपको कि उस स्थिति में 1 से सेकंड को घटा देते हैं या सेकंड को 1 से घटाते हैं, वहीं पर हालात वहीं पर जाएगा, या 1 को सेकंड से घटाओ और या सेकंड को 1 से घटाओ। तो हम लोग सीरियली ढंग से चलते हैं तो थोड़ा आसानी होता है। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड कर दिया। अब फर्स्ट का वैल्यू पुट कर दिया a प्लस 10d इज इक्वल टू क्या हो गया 38 हो गया। इतनी बात भी समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, सेकंड का a प्लस 15d बराबर 73 लिख देंगे, a प्लस 15d बराबर क्या लिख देंगे 73 लिख देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग इस तरह का लाइन, लंबा लाइन खींच देते हैं, ठीक है। इतनी बात को मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं आपको मैथ में पूरी तरह से हीरो बनाकर छोड़ दूंगा, बशर्ते कि आप थोड़ा सा मेहनत दें, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लें। जब मैं पढ़ाऊं तो मेरी पूरी कंटेंट को अच्छे से आप रीड कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर एक लाइन दे दिया। अब उसके सहायता से फर्स्ट को माइनस सेकंड से कर दिए। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा फिर आपको जागना पड़ेगा, फिर आपको अपने माइंड को जगाना पड़ेगा। अब क्या है, देख रहे हैं कि ये भी पॉजिटिव, 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 लेकिन हमने बीच में क्या दिया, माइनस का। तो माइनस का सेकंड स्टेप ने दिया है, समीकरण सेकंड को ने माइनस किया। तो यहाँ पर सेकंड का जो वैल्यू है यानी a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, तो यहाँ पर इसका साइन हम बदलेंगे, ठीक है, ना कि इसके साइन से मतलब है, हम किससे मतलब है, सेकंड वाले। तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो क्या कर दिया नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव क्या कर दिया नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव क्या कर दिया नेगेटिव। अब देखिए ऐसे स्थिति में a पॉजिटिव है और यहाँ पर a निगेटिव है, तो ये क्या हो गया, कट गया। आपको मैं पहले भी बता गया, एक +1 होता है, एक -1। तो उस स्थिति में क्या होता है, राशियां जब समान होता है, पॉजिटिव और निगेटिव का साइन होता है, तो उस स्थिति में राशि 0 बन जाता है। समझ बताई, उसी तरह से यहाँ हुआ। अब यहाँ पर 15d में से 10d गया तो 5d बचा, लेकिन यहाँ पर 15 का जो वैल्यू बड़ा है और उसका साइन माइनस में है, तो इसलिए इसका भी साइन क्या होगा, माइनस में होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 73 बड़ा 38 होता है, तो इसमें से इसको घटा देंगे, 13 से 8 गया कितना आया, 5 आ गया, और 6 में से 3 गया कितना आ गया, 3 आ गया, लेकिन 73 बड़ा तो साइन क्या होगा, माइनस में। यहाँ से इक्वल के साइन के आगे वाला ये दोनों साइन क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ ऐसे भी हम काट सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में भी लाके काट सकते, आसानी है, ऐसे ही काट दें। 5 7 क्या होता है 35, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। इतना तो मैं ज्ञात कर लिया आसानी ढंग से। अब क्या करेंगे कि इस डी का वैल्यू तो ज्ञात कर लिया, हमने पहले ही क्वेश्चन में कहा था कि बात यहाँ पर 31वां पद को ज्ञात करने के लिए मुझे ए और डी चाहिए। अभी तक हमने प्राप्त किया क्या, सिर्फ डी। अब इसके सहायता से हम पहुंच जाएंगे ए के पास। जब ए के पास पहुंच जाएंगे समझिए आप आंसर पर पहुंच गए। तो अब डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर अब आप बोल देंगे कि सर जी ऐसा कर सकते थे कि डी का मान सेकंड में भी रख सकते थे। तो कोई टेंशन नहीं, आप फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, आप प्राप्त करोगे ए ही। तो हम आसानी रूप में करने के लिए हम ए ही में रख के देख लेते हैं। ए का वैल्यू कितना दे रखा है, ए प्लस 10d, ठीक है, इतना बराबर क्या हो गया 38 हो गया, ठीक है। अब ए का वैल्यू, डी का वैल्यू कितना है 7 है, तो a बराबर 10 गुने कितना हो गया 7 हो गया, इतना बराबर क्या 38। तो हमने क्या किया, a बराबर 10 7 कितना हो गया 70, इतना बराबर क्या हो गया 38। अब a बराबर ये 38 माइनस क्या हो गया 70। इस तरह से जब घटाएंगे 10 में से 8 गया 2 बच गया, और ये बच गया 6 में से 3 गया 3, यहाँ पर इसका वैल्यू माइनस में आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि a बराबर जो आया -32, a बराबर कितना आया -32। अब हम फिर बार बार कह रहे हैं हम कि ए का वैल्यू प्राप्त कर लिया -32, डी का वैल्यू प्राप्त कर लिया 7। अब ये दोनों का वैल्यू को हम के सहायता से हम 31वां पद ज्ञात कर लेंगे। अब देखने क्या पूछ रहा है कि 31वां पद, प्रश्न से कह रहा है 31वां पद। तो T31 इसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस 30d, ठीक है। बोलते रहेंगे आप लोग, जब आप मेरे साथ पढ़ें, जब मेरा क्लास लगे
तो वहां पर आप जब मेरा वीडियो देखें, बाद में भी देखें या आगे चल के जब लाइव देखें या किसी हाल में देखें, तो जब मैथ कोई भी टीचर पढ़ाए, हम पढ़ाएं या कोई भी टीचर पढ़ाए, तो जैसे वो पैटर्न को आगे स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करे, तो आप भी बोलते रहिएगा। बोलते रहने से क्या होता है कि हम उस जगह पर स्थित है, वरना माइंड में जो होता है बहुत सारी बातें याद आती है, जिस वजह से हम थोड़ा सा जगह से डाइवर्ट हो जाते हैं। इसलिए बोलने रहने से आसानी होता है कि हम समझने में आसान होता है। टी 31 बराबर a प्लस 30d, a का वैल्यू पुट कर देंगे -32 हो गया, और 30 और d का वैल्यू कितना है अभी जो हमने प्राप्त किया, d का वैल्यू 7 है, तो यहाँ पर 7 हो गया। ठीक है, अब ये हो गया -32, 7 या कितना हो गया, 21, 210 हो गया। 210 में से 32 घटा लेंगे, 10 में से 2 गया, 8 बच गया, और ये 20 में से ये हो जाएगा 17 हो जाएगा, 178 ये पॉजिटिव में बच जाएगा। यानी यहाँ पर पता ही चला कि टी 31 का मान यानी इस एफपी का 31वां पद जो होगा वो क्या होगा, 178 होगा। यानी इस क्वेश्चन को भी मैंने आसानी ढंग से आपके सामने पूरी तरह से बना डाला और आंसर तक पहुंच गए। यानी इस एफपी का 31वां पद कितना होगा, 178। ठीक है, इतनी बात भी समझ में आ गया। अब फिर हम लोग क्वेश्चन आगे की ओर चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या बनाएं तो कॉपी में अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन को लिख लें। ठीक है, अब आगे की ओर मैं जा रहा हूं। अब देखिए आगे की ओर कैसा मैथ हमें मिलता है, इस एपी में क्या नया चेहरा देखने को मिलता है, क्या टाइप मिलता है, उसके बारे में जानेंगे। बने रहें मेरे साथ आप। ठीक है, अब देखिए, अब आपके सामने नया फिर से मैं कुछ नया क्वेश्चन लेकर आया हूं। क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, अभी तक इतना देर में मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन बताया है। मेरा पर्पस पढ़ाने का ये नहीं है कि आपके सामने लाख क्वेश्चन बना दूं और उस लाख में से मात्र आपको 5 समझ में आए, फिर कोनो फायदा नहीं है उस क्वेश्चन से। अगर 5 क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, तो मुझे पकड़ ये होना चाहिए कि 5 में से 5 आपके माइंड में सेटअप कर दूं, फिर आप कहीं से भी कोई भी पॉइंट में आपको प्रॉब्लम ना हो, किसी से भी आपको पढ़ने की जरूरत ना हो। ये मेरा माइंड ऑफ व्यू है, ये मेरा प्लान है मैथ पढ़ाने का। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन आगे की ओर पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, एक एपी में 50 पद है। एक एपी में 50 पद है। ठीक है, एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है। जिसका क्या कह रहा है, तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। 106 है, तो इसका 29वां पद बताएं, 29वां पद ज्ञात करें। ठीक है, यह भी क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन से आप डरे नहीं। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि पहले क्वेश्चन को फिर मैं एक बार पढ़ रहा हूं आपसे, आपके साथ साथ मेरे आप पढ़ें कि एक एपी में 50 पद है। यहाँ पर पता ही चला कि पूरा एपी में जहां तक एपी गया हुआ है एक सीरीज है, और उस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म जो है, जो टोटल 50 पदों की संख्या, उससे ज्यादा नहीं, 50 पद तक ही एपी है, उसके बाद खत्म है। जिसका तीसरा पद, और इसी 50वां पद में जो तीसरा पद है वो क्या है, 12 दिया हुआ है। और अंतिम पद का मतलब ये हुआ कि टोटल पदों की संख्या कितनी। फिर मैं क्वेश्चन को एनालिसिस कर देना चाहता हूं कि ताकि आपको फिर से अच्छे से समझ में आए कि इसमें अंतिम पद का मतलब हुआ, पहले क्वेश्चन के एक एपी में 50 पद है और लास्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि इसका अंतिम पद 106। इसका मतलब ये हुआ कि ये 50वां पद ही जो होगा वो क्या होगा, 106 होगा, क्योंकि टोटल जो है टर्मों की संख्या, पदों की संख्या 50 ही है ना। और इसमें कह रहा है इसका अंतिम पद, तो इसका अंतिम यानी 50वां पद क्या दे रखा है, 106। यही निकालना है मेरे भाई और मेरी बहना, यही निकालना। अगर ये निकालना सीख गए तो फिर मैथ को आसानी वे में आप बना दोगे। अगर ये निकालना नहीं आया, कितनों भी क्वेश्चन आप पढ़ लो, बना लो, लेकिन आप आंसर के तह तक नहीं जा सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा मैथ काफी प्रॉब्लम देगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अंतिम पद यानी टी 50 बराबर 106 दे रखा है, इसका 29वां पद ज्ञात करें। अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं, मेरे साथ आप बने रहें,
काफी आप इंजॉय से मैथ को पढ़ें। एक एफपी में 50 पद है, यहाँ पर बात हो रहा है एफपी का, तो मैंने क्या लिख दिया, एफपी में लिख दिया। इतने तक तो प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर दिया है, क्या दिया, वो जो कंटेंट दे रखा है क्वेश्चन उसको मैं लिख देता हूं ताकि आपको आसानी हो, आपके सामने झलके आप उसे अपनी आंखों से देख सको, आसानी से आंसर तक पहुंच सको। तो ठीक है, एक एफपी में 50 पद है, यानी टोटल ये n का वैल्यू जो है वो कितना दे रखा है, 50, यानी नंबर ऑफ टर्म जो है, पदों की संख्या कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। जिसका तीसरा पद यानी t3 बराबर कितना, 12 है। और अंतिम पद यानी tn, अंतिम पद बोले तो यानी अंतिम पद का मतलब 50वां जो पद है यानी t50, इतना बराबर क्या दे रखा है, 106 दे रखा है। इतनी बात समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है कि इतना तक प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ भी ना किया, सिर्फ समझने का फेरा। देख लो यहाँ पर बोल रहा है 50 पद, तो ये पद को हम नंबर से डिनोट, यहाँ पर स्मॉल n से डिनोट करते हैं, तो n बराबर कितना आ गया, 50 आ गया। अब यहाँ कह रहा है कि तीसरा पद, तो हम t3 लिख सकते हैं, इतना बराबर कितना वैल्यू है, 12। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कुछ भी ना कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे हम बनाना शुरू कर रहे हैं। अब अंतिम पद, तो यानी 50 टोटल पदे है, तो यानी 50वां पद क्या होगा, 106 होगा। अब बनाना शुरू करते हैं, क्वेश्चन के ये रिजल्ट ये लाना है मुझको, 29वां पद ज्ञात करना। अब देखें आप, ठीक है, अब देखें यहाँ पर T3 को हम लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पर दे रखा है T3 बराबर 12, अकॉर्डिंग टू प्रश्न से दे रखा है, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 आ गया। ये बात समझ लेंगे। यहाँ पर इक्वेशन क्या मान लेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे, वही स्थिति जैसा बनाया था। फिर चूंकि क्या दे रखा है कि T50 इज इक्वल टू कितना, 106, तो हम लिख सकते हैं a प्लस 49d इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 106। इसको क्या मान लिया, सेकंड मान लिया। देखो मेरे भाई, वही क्वेश्चन है जैसा अभी बनाया था, जस्ट उसी तरह का आपसे फिर एक मुलाकात हो गया उस वैसे क्वेश्चन वैसे पैटर्न से। a प्लस 49d बराबर 106 है, a प्लस 2d बराबर क्या है, 12 है। तो अब मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, जैसा मैं बताया था आप खुद माइंड में सोच लो कि ऐसे स्थिति में अब हमें क्या स्टेप को आगे की ओर कैसे ले जाना। अब a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, a प्लस 49d इज इक्वल टू कितना आया, 106 आया। अब हम क्या करेंगे कि एक समीकरण का रूप ले लिया, तो समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड कर देंगे। ठीक है, इतना तक तो प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पर फर्स्ट सेकंड कर रहे हैं, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 फर्स्ट है, और a प्लस 49d इज इक्वल टू कितना है, 106 है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में बीच में लाइन दे दिया जो रूल कहता है। यहाँ पर जब घटा रहे हैं तो वही साइन पॉजिटिव, यहाँ पर साइन देखेंगे। ठीक है, एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, ये पॉजिटिव कुछ ना साइन है तो यहाँ पर पॉजिटिव रहता है, लेकिन लिखा नहीं रहता, वो छिपा रहता है, दिखता नहीं है। यहाँ पॉजिटिव था तो निगेटिव किया, ये पॉजिटिव था तो निगेटिव किया, आगे चलेंगे ये पॉजिटिव तो निगेटिव करेंगे। यहाँ से यहाँ क्या कर दिया, काट दिया। अब 49 में से 2 चल जाएगा तो 47 बचेगा, ये 47d, लेकिन माइनस की संख्या ज्यादा है तो इसलिए साइन क्या होगा, माइनस का होगा। अब हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पर इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 94 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस 94 हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गया। 6 में से 2 गया कितना है, 4 आया, 10 में से 1 गया कितना है, 9 आया। यहाँ पर माइनस से माइनस ये क्या हो गया, खत्म हो गया। 47 दूनी क्या होता है, 94 होता है। तो डी का वैल्यू अभी प्राप्त कर लिया मैंने, क्या प्राप्त किया, 2 प्राप्त किया। अब हम क्या स्टेप करेंगे आप खुद सोच लो। यहाँ पर फिर अगला स्टेप में करेंगे कि डी का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख देंगे, उसकी सहायता से ए को ज्ञात कर लेंगे। अब डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट का चेहरा कैसा है, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, तो a प्लस जो है 2d इज इक्वल टू क्या है, 12 है। अब यहाँ पर d का वैल्यू पुट कर देंगे, a का वैल्यू निकल जाएगा आसान से 2, और d का वैल्यू कितना आया, 2 आया, 2 कर दिया। यहाँ पर क्या हो गया, 12 हो गया। a प्लस 2 दूनी क्या हो गया, 4 हो गया, इतना बराबर क्या आ गया, 12 आ गया। a बराबर 12 पॉजिटिव है, बराबर के इस साइड में जाएगा तो निगेटिव का साइन हो जाएगा, 4, यानी a कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, a का वैल्यू 8 आ गया। अब हम कलम को रोक नहीं देंगे, या तो हम कॉपी को बंद नहीं कर देंगे कि एकदम एंड हो गया, नहीं, अभी कुछ स्टेप और भी है। फिर प्रश्न पर लाइट मारेंगे अपने आंख से, वहां पर फिर देखेंगे कि अभी मुझे ज्ञात करना 29वां पद, यानी प्रश्न से 29वां पद को लिख सकते हैं T29, क्या करना है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए T29 बराबर हम लिख सकते हैं a प्लस 28d, a प्लस क्या लिख सकते हैं, 28d लिख सकते हैं। T29 बराबर हम लोग लिख देंगे a प्लस 28d। अब a का वैल्यू कितना दे रखा, 8 दे रखा, पुट कर देंगे।
28 हो गया। और डी का वैल्यू अभी कितना प्राप्त किया, 2 प्राप्त किया, यहाँ पर दो दे देंगे। 28 दूनी कितना हो गया, 56 हो गया। 56 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। यानी अब हम रिजल्ट तक पहुंच गए। यानी इस एपी का, इस क्वेश्चन का 29वां पद जो आएगा वो आपको क्या आएगा, 64 आएगा। यही मुझे बनाना था और यही निष्कर्ष तक यही इंड करना था मुझे, ठीक है। इतनी बात तो फिर ये भी क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप क्वेश्चन को रिवाइज कर लोगे, गारंटी मेरी है कि आप कहीं से कोई प्रॉब्लम, आपको कोई भी क्वेश्चन ना देगा। जितना भी बेसिक मैं पढ़ा चुका हूँ, आप अच्छे ढंग से इसका रिवाइज करोगे तो आपके लिए फायदा होगा, ठीक है। अब फिर कुछ क्वेश्चन नया पढ़ते हैं हम लोग। आइए देखते हैं, फिर पैटर्न कुछ अलग लेते हैं। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं कि ताकि आपका फ्यूचर थोड़ा ब्राइट हो, आप मैथ में एक अच्छी पहुंच आपको बने, मैथ से काफ़ी आसानी वे से लड़ सकें और अच्छे से डील कर सकें, उसे लोगों को तक अपनी मैथ में बातों को रख सकें, अपने घर में अपनी फैमिली को, अपने छोटे भाई बहन को आप मैथ में अच्छा नॉलेज दे सकें। आगे चल के बड़े बड़े जो है आप इस देश का मैथ में नाम रोशन करें, ठीक है। तो इतनी बात को ध्यान में रखते हुए फिर मैं आपके सामने कुछ नया क्वेश्चन लेकर आता हूँ। अब क्वेश्चन जो है इस तरह का रहा, नंबर तो भूल गया, चौथा क्वेश्चन था या पांचवा, चलो 4 ही दे देते हैं। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। क्वेश्चन कह रहा कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः का मतलब आगे की ओर कुछ दिया हुआ है, 4 और -8 है, 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने रहा, कौन सा पद शून्य होगा। आइए देखते हैं हम लोग काफी अच्छे ढंग से। थोड़ा हिंदी में राइटिंग मेरा कमजोर है, इसलिए आपको साफ दिखता होगा। मुझे उम्मीद है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्वेश्चन का एक बार हम एनालिसिस करा देते हैं कि इससे आप घबराएं नहीं, पहले क्वेश्चन को फिर एक बार समझ लें कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर देखें आप कि यदि किसी एपी का तीसरा और नौवां पद, ठीक है, यानी T3 और T9 क्या है, 4 और -8, यानी कहने का मतलब कि T3 जो पहले आया उस T3 का वैल्यू है 4 और जो बाद में आया उसका बाद का वैल्यू T9 बराबर क्या है, -8 बन गया क्वेश्चन। यही चीज को मुझे निकालना। फिर एक बार मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन को समझो, समझने में अच्छा लगेगा और रिजल्ट भी अच्छा आएगा आपका। तो यहाँ पर किसी एपी का तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है, तो हम लिखते हैं क्या कि बात कर रहे हैं एपी में, तो हमने क्या लिख दिया, एपी में लिख दिया। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि प्रश्न से स्थिति फर्स्ट कहता है, केस फर्स्ट कहता है कि तीसरा और 9वां पद, यहाँ पर देखने में गड़बड़ाएंगे नहीं, तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है, यानी T3 बराबर जो है, इसका T3 का वैल्यू जो दे रखा है ये 4 दे रखा है, ठीक है। T3 बराबर क्या हो गया, 4 आ गया। अब हम लिख सकते हैं a + 2d बराबर क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि नौवें पद क्रमशः -8 है, तो 9वें पद यानी T9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ये इज इक्वल टू कितना हो गया, -8। तो a + 8d बराबर क्या हो गया, -8 हो गया। ये इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे। इतनी बात तो समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे कि वही फॉर्म, जिस फॉर्म से अभी तक हमने बनाया था, वही पहलू पर हम फिर बात करते हैं। वही टॉपिक है कि उसी टॉपिक पर आसानी ढंग से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मान के ही हल कर देंगे। अब यहाँ पर लिख रहे हैं कि समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट का वैल्यू क्या है, a + 2d इज इक्वल टू 4 है, और यहाँ पर सेकंड का वैल्यू है a + 8d
इज इक्वल टू कितना -8 है। यहाँ से एक पाई खींच लेंगे इस तरह का, ये पॉजिटिव है निगेटिव, पॉजिटिव है निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव, आ गया मेन पॉइंट वाला बात। ठीक है, यहाँ पर जल्दबाजी के चक्कर में ना कर देंगे कि शुरू से निगेटिव मारते हुए आ रहे हैं तो यहाँ पर भी निगेटिव मार देंगे, शुरू से माइनस मारते हुए आ रहे हैं तो यहाँ पर नहीं, इस चीज को आपको ध्यान देना। स्टेप -2 है तो यहाँ पर इसका स्टेप साइन बदलता है। अगर ये पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में है तो निगेटिव, पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, -8d और 2d चल गया तो -6d बच गया, और ये पॉजिटिव अब 8 हो गया, ना कि निगेटिव जोड़ेंगे। अब 8 और 4 जुट जाएगा। ठीक है, 8 और 4 जोड़ेगा तो क्या हो गया, 12 हो गया। अब यहाँ पर d जो है 12 बटा क्या आ गया, 6 आ गया, ये माइनस इधर आ जाएगा, 6 दूनी क्या हो गया 12, यानी d का वैल्यू जो आया -2 आया। बात समझ में आया, d का वैल्यू क्या आया, -2 आया। थोड़ा पर यहाँ पर क्वेश्चन पैटर्न जो है वही है, कैलकुलेशन का मेथड थोड़ा बड़ा है, और उस मेथड को हम आसानी से समझेंगे कि आपके सामने जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन से आप गुजरो तो आप वहां पर स्टेप को, कलम को रोकना नहीं है, क्योंकि मैं सारा स्टेप को चाहता हूं कि आपको कंटेंट एक अच्छा दे दूं, ताकि एक अच्छे ढंग से आप एक मैथमेटिक्स बच्चे बन जाओ। तो यहाँ पर d बराबर -2 आया। अब d का मान यहाँ पर लिख देंगे, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब समीकरण फर्स्ट कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसका वैल्यू कितना है, a + 2d बराबर 4, तो a + 2d बराबर क्या कर दिया, 4 कर दिया। यहाँ a का वैल्यू पुट कर देंगे, a का वैल्यू रख देंगे, जो a है वही रहेगा, d का मान निकाला तो d का वैल्यू a में रखेंगे, d बराबर -2 आ गया, इतना बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। a बराबर 2 में प्लस गुने माइनस, माइनस होगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 आ गया, ये 4 हो गया, ये 4 निगेटिव है, इस साइड में जाएगा, इक्वल की इस साइड में जाएगा, पॉजिटिव का रूप लेगा, 4 + 4 हो जाएगा, इतना बराबर क्या आ गया, 8 आ गया। तो अभी हमने प्राप्त किया कि a का वैल्यू 8 प्राप्त किया, d का वैल्यू -2 प्राप्त किया। तो अब क्वेश्चन को यहाँ पर हमें बना के छोड़ नहीं देना, अब क्वेश्चन के आगे की ओर फिर अपने आप को उठाना और वहां पर देखना कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। अगर इस वाले टर्म को हमने हल कर लिया तब हम क्वेश्चन के तह तक पहुंच गए, तब हम आंसर के रिजल्ट तक पहुंच गए। ठीक है, अब स्टेप को अब आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर कहता है इसका कौन सा पद शून्य होगा। एज एग्जाम्पल के जरिए, जैसे a और d से ही सीरीज बनता है, जब समानांतर श्रेणी कुछ भी बनता है तो a और d का वैल्यू से ही एक सीरीज का रूप लेता है, एक समानांतर श्रेणी का रूप लेता है। तो जब a और d का जब बन गया तो एक सीरीज बन जाएगा। तो उसी सीरीज में आपको बताना है कि शून्य जो होगा ना, वो शून्य जो होगा, जीरो जो होगा, उसका कौन सा पद होगा। तो अभी तक एनवा पद से रिलेटेड हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो हम वही रूल करेंगे कि यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना कि इसका एनवा पद जो है वो शून्य होगा। बात समझ में आ गया, क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पर लिख लेंगे कि माना कि एनवा पद बराबर क्या होगा, 0 होगा। एनवा पद क्या बराबर क्या होगा, 0 होगा। दिख रहा होगा बोर्ड में, मुझे पूरा उम्मीद है। एनवा पद बराबर 0, तो tn बराबर क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। ठीक है, tn बराबर क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। tn बराबर हमने क्या, ये इक्वेशन फर्स्ट था, इस तरह यहां पर लिख देते हैं, ये इक्वेशन सेकंड था। तो tn के लिए फॉर्मूला a + n - 1 × d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर या का साइन दे देंगे। a का वैल्यू अभी क्या निकाला हमने, 8 निकाला। ठीक है, तो 8 यहाँ पर a का वैल्यू पुट कर देंगे, n - 1 × d का वैल्यू क्या प्राप्त किया, -2 प्राप्त किया, -2 देंगे इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पर 8 हो गया, प्लस गुने माइनस, माइनस हो जाएगा, -2n हो जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ये 0 हो गया। अब यहाँ पर देखो आप, -2n n वाले वैल्यू को इस साइड में रख देंगे इक्वल के, विदाउट n वाले वैल्यू को इक्वल के उस साइड लेकर चले जाएंगे। अब ये जोड़ेंगे, 8 × 2 = 10 हो जाएगा, इस तरह आएगा तो माइनस में 10 हो जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 × कितना होता है, 10 होता है। तो n का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। यानी हम कह सकते हैं, अब आंसर तक हम पहुंच गए कि इस एफपी का जो सीरीज बनेगा और उस सीरीज का पांचवा पद जो होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी यहां तक भी मुझे उम्मीद है कि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। मैंने काफी अच्छे ढंग से इसे भी आपके माइंड में सेटअप कर दिया, आपके माइंड के तह तक मैंने इस क्वेश्चन के आंसर को घुसा दिया और काफी अच्छे ढंग से समझाया कि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन को आपने अच्छे ढंग से समझा होगा। अब फिर हम आते हैं आगे की ओर, एक लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अभी तक जितना बताया है वो सारा क्वेश्चन काफी आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट था।
और आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन को समझते हुए। अब हम आगे की ओर क्या देखते हैं, ये बात की जानकारी थोड़ा आपको मैं बता दूं कि आप क्वेश्चन का जो है लास्ट क्वेश्चन में बता रहा हूं कि किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 7 अधिक है, तो इसका सार्वअंतर ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। थोड़ा बोर्ड पर लिखते हैं तो टाइम ज्यादा क्वेश्चन को लिखने में लग जाता है। तो देखिए यहाँ पर कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वअंतर ज्ञात करें। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि nवां पद से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता था उसे हल कर देते थे, लेकिन आपके सामने एक नया क्वेश्चन आया जो आपके माइंड को थोड़ा बहुत आगे पीछे डाइवर्ट करेगा। तो यहाँ पर कैसे ऐसा क्वेश्चन जब एपी से रिलेटेड आ जाए तो हम इसे ऐसा क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें आप, सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, हल लिख दिया। ठीक है, अब बात कर रहे हैं एपी का, तो ये बात है चैप्टर एपी हो रहा है तो एपी में लिख दिया। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद यानी T17 उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी दो चीज में कंपेयर हो रहा है, एक T17 में हो रहा है, एक T10 में हो रहा है। तो कुछ पल के लिए हम क्या लिख देते हैं कि प्रश्न से ये काम बताया जा रहा है, प्रश्न से ये बात हो रही है कि एक बात हो रही है T17 में और एक बात हो रही है T10 में। यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है, अपने माइंड को आप बिल्कुल यहाँ निगाह रखें पूरी तरह से, एक पल भी, एक पॉइंट भी, एक सेकंड भी आपको हटना नहीं, यहाँ पर दम ध्यान दें। कह रहा क्वेश्चन कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ये 17 कह रहा ना कि हम 10 से 7 कौन है, ज्यादा है, और सही बात है। यहाँ पर ये 17वां क्या कह रहा है कि हम आपके क्या है, 7 अधिक है। कहने का मतलब यहाँ पर देखो कैसे इक्वल करते हैं, यही चीज को समझना है। मैथ में यही चीज को हम बराबर क्यों करते हैं, और जब यही चीज को समझ जाओगे तो फिर आपको बड़ा इंजॉय लगेगा, बड़ा आनंद आएगा पढ़ने में। तो यहाँ के क्वेश्चन कह रहा है कि किसी इसका 17वां पद यानी T17 कह रहा है 10वां पद से कि हम 7 आपसे ज्यादा हैं। तो बराबर कब होगा, जब इसमें हम 7 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाए। यही बात इसका क्वेश्चन था, यही इसको पैटर्न को, क्वेश्चन को इसी तरह से मुझे सजाना था, और इस सजाने के दौरान कैसे आंसर तक पहुंचते हैं यही बात आपको समझाना था। ये बात समझ में आ गया। कह रहा है क्वेश्चन कि 17 बोल रहा है, कुछ पल के लिए बराबर को यहाँ पर हम खाली रख देते हैं, 17 बोल रहा है 10 से कि हम आपसे 7 ज्यादा हैं। तो इक्वल कब होगा, जब इसमें 7 जोड़ेंगे तब ने 7 ज्यादा होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मेरा भाई मान लिया जाए कि 17 बरस का है और हम कितना बरस के हैं, 10 बरस के हैं, तो हम अपने भाई से कितना छोटे हैं, 7 छोटे हैं ना बाबू, 7 छोटे हैं ना। तो हम इक्वल अपने भाई के कब होंगे, जब मेरे में 7 जोड़ दिया जाए तब दोनों बराबर खड़े हो जाएंगे, इस तरह से जैसे ये बराबर खड़ा हो गया। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर प्रोसेस क्या है कि T17 के लिए हम लिख सकते हैं a + 16d, a प्लस क्या लिख दिए 16d। T10 के लिए लिख सकते हैं a + 9d। ठीक है, और बराबर जो 7 है वो रहेगा ही। कैसे हुआ ये भी आपको मैंने आसानी वे में बना दिया। अब ये a का वैल्यू कट गया, क्योंकि जब बराबर के इस साइड आएगा तो जो दोनों क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में मैथ में जब रहे तो दोनों का वैल्यू 0 हो जाता, कट गया। अब 16d, डी वाले पद टर्म को इस साइड ले आएंगे, -9d पॉजिटिव है तो इस तरह ये हो गया 7। अब 16d में से 9d चल गया तो क्या आ गया, 7d आ गया।
अब इतना बड़ा और 7 से 7 कट गया, डी का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। बात समझ में आ गया, कितना आसानी वे में बना लिया। कोई भी आपको देखने में लगा होगा कि सर अभी तक तो जो बताया उससे बिल्कुल हट के, ये तो मेरे बस की बात नहीं है, पेन कॉपी सब छोड़ के भाग जाओगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आसानी वे में वही प्रोसेस वही बेस, सिर्फ माइंड को थोड़ा फैलाने की जरूरत है, माइंड यहाँ पर माइंड से समझने की जरूरत है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता था, सारवंतर कहता था। आपके पॉइंट में एक बात और आएगा, क्या आएगा कि सर यहाँ पर अगर ए और डी आ जाएगा, ए और डी कटेगा नहीं, और डी का वैल्यू पूछ रहा। अभी तक हमने इक्वेशन वाले टर्म को पढ़ा था कि ए का वैल्यू कटता था तो डी का निकालते थे, डी का वैल्यू को पुट कर देते समीकरण 1 में तो ए का निकालते थे। इस तरह से हम आगे पीछे करके ए और डी के तक पहुंचते थे, उसके सहायता से उसका वैल्यू पुट करते थे पद तक, तब आंसर तक पहुंचते थे। लेकिन आपके सामने एक ऐसा चेहरा रहा जो आपको थोड़ा पल के लिए कंफ्यूज किया होगा, लेकिन वही सेटअप करना, अपने माइंड को अच्छे ढंग से रहना, बैलेंस करना वहां पर, और उसके सहायता से हमने डी का वैल्यू क्या निकाल लिया, 1 निकाल लिया। तो हम कह सकते हैं कि डी किसको कहते हैं, सारवंतर को ही ना डी कहते हैं। यानी यहाँ पर सारवंतर जो आया, यहाँ पर सारवंतर बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। यही बात को मुझे समझाना था, जो मैंने आपके सामने समझा दिया। ठीक है, आज का क्लास इतना ही। पूरे भारतवासियों को आज का दिन जो है हैप्पी क्रिसमस है, पूरी तरह से मैं मुबारकबाद देता हूँ सारे भारतवासियों को आज का दिन का। तो आइए, मैं क्लास का एंड पॉइंट तक पहुंच गए। मुझे उम्मीद है कि आप भी अच्छे ढंग से जो है मेरी बातों को, मेरी पढ़ाने के अंदाज को, मेरे जो है कैलकुलेशन को, मेरे जो है मैथ से क्या कहना चाह रहा हो, क्या उसे सेटअप करना है माइंड से, वो पूरी अच्छे ढंग से आप समझे होंगे। तो एक काम मेरे लिए आप ये निकालिएगा कि अपना वक्त निकाल के थोड़ा सा अपना कीमती वक्त इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 1-2 बार 3 बार कर लीजिएगा। और अगर आप इससे पूरा बरी हो जाए, इसको पूरे अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लें, तो इस अंदाज पर कुछ नया क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो वो भी बना देंगे। मुझे उम्मीद है कि कहीं पर किसी तरह का आपको बेसिक में कोई प्रॉब्लम मैंने नहीं दिया है, तो आप भी क्वेश्चन बनाते समय आप भी प्रॉब्लम ना दें। ठीक है, आज का क्लास इतना ही, बाय।